नमस्कार दोस्तों, यूएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, हम लोग अब एक सीरीज़ आपके सामने लेके आने वाले हैं। आप सभी को पता होगा यूपीएससी की परीक्षा में मैपिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और उसी मैपिंग सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने पिछले एक साल में जो जो जगह हैं इम्पॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में रही हैं, चर्चा में रही हैं, उनको मैप पे मार्क करने के लिए, उनको याद करने के लिए, किस लिए वो चर्चा में रही है, उस मुद्दे पे हम डिस्कशन भी करेंगे। और साथ साथ 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम ये जानेंगे कि उनका कैसे हमारी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है पनामा कनाल। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस बात से परिचित होंगे। पनामा कनाल को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कनेक्टिंग बॉर्डर के फॉर्म में भी देखा जा सकता है। आइए जरा जानते हैं क्या क्या चीज़ें पनामा कनाल में दिखाई पड़ती हैं। पनामा कनाल की यदि हम बात करते हैं तो पनामा कनाल इज अ क्रूशियल ग्लोबल शिपिंग रूट। आप सभी को इसके बारे में पता है कि यहाँ से ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हुए हमें दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ ये अभी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के फॉर्म में सामने आया है। क्यों सामने आया उस पर भी हम चर्चा करते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रिक्लेम और फिर से कंट्रोल करने के लिए बात कही है। आज हम लोग मैप में इसकी लोकेशन को देखेंगे। आप सभी को पता है यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को बहुत घुमा फिरा के जियोग्राफी से रिलेट करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। ये मैप में आपकी पनामा कनाल दिखाई पड़ रही है। ये नॉर्दर्न अमेरिका आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये नॉर्दर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका के साथ साथ ये सदर्न अमेरिका का हिस्सा और ये पनामा कनाल आपको इसके बीच में दिखाई पड़ रही। यदि पनामा कनाल से पहले की स्थिति की हम बात करें तो यहाँ से इस डायरेक्शन से साउथ अमेरिका को पूरा क्रॉस करके आने में लगभग 16,000 माइल्स का डिस्टेंस हमें तय करना होता था, जबकि पनामा कनाल के कंस्ट्रक्शन के बाद ये इसका 1/2 अप्रॉक्सीमेटली 8,000 माइल्स यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाती है, जिससे हम लोग इजी वे में ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि का डेवलपमेंट कर पाए हैं। आगे अगर हम इसकी चर्चा करें तो क्या दिखाई पड़ता है। इसका कनेक्शन ये सिचुएटेड है सेंट्रल अमेरिका एंड कैनाल कनेक्ट द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ये दो समुद्रों के बीच में एक कनेक्टिविटी को डेवलप करती है। साथ ही साथ हमको इस बात पर भी फोकस करना पड़ेगा कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, सेंट्रल अमेरिका में, और इसकी हिस्ट्री क्या रही है इसको भी हम जानेंगे। इसके बनाने का सबसे पहला या इनिशियल स्टेज का प्रयास की अगर हम बात करें तो ये 16वीं शताब्दी में स्पेनिश लोग जो कॉलोनी बनाकर बैठे हुए थे उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और इस प्रयास में वो अनसक्सेसफुल रहे। साथ ही साथ फ्रांसीसियों ने 1878 में निर्माण करना इस कैनाल का शुरू किया था, वो भी इस कार्य में अनसक्सेसफुल रहे, असफल रहे। अब क्या हुआ, इस तरीके से असफलता के बाद यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके कंस्ट्रक्शन का जिम्मा उठाया और 1903 में इस कनाल को बनाना शुरू किया और 1914 में यह कनाल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें लगभग 5,000 मजदूरों की मृत्यु भी हो जाती है। ये एक बहुत डिजास्टरस रहा, लेकिन वो अंततः इसमें सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। पनामा कनाल का ट्रांसफर 1977 में एक ट्रीटी की जाती है यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और पनामियन लीडर ओमार टोरिजोस के बीच में। और ओमार टोरिजोस के बीच में एक ट्रीटी होने के बाद 31 ऑफ दिसंबर को पनामा का कंट्रोल पनामा को दे दिया जाता है। वहां के पनामा के लीडर को यह कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है और इसे वापस अब ट्रंप मांग रहे हैं, जो कि रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट अगर हम इसके ऑनरशिप की बात करें तो यहां पर पनामा कनाल मैनेज की जा रही है पनामा कनाल अथॉरिटी के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है। साथ ही साथ इसमें अलग अलग तरीके से चीजें हम सीखेंगे, जानेंगे। इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करें तो लगभग 82 किलोमीटर तक यह सड़क गुटैन झील के माध्यम से जहाजों को समुद्र तल से लगभग 26 मीटर ऊपर उठाने के लिए परस्पर जुड़े हुए तालों या लॉक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वाटर लेवल को बैलेंस करके कैनाल में जहाजों को आसानी से चलाया जा सके। इसके अलावा इस नहर का कार्य सिस्टम की यदि बात करें, सिम ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ लॉक सिस्टम,
जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जगह से दूसरी जगह पानी को चढ़ाते हैं, बराबर करने के बाद इसका यहाँ पे शिप को चलाया जाता है और बैलेंस वाटर लेवल में ये शिप मूव करती हैं और ये कनेक्ट करती हैं पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को, जिन्होंने इस कनेक्टिविटी ने लगभग 8000 माइल्स की डिस्टेंस को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपके सामने बात करूं तो हमें इस बात पर भी फोकस करना पड़ेगा कि अगर यूएस इस कनाल के ऊपर अगेन कैप्चर कर ले रहा है या रिक्लेम कर ले रहा है तो इससे ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन इत्यादि की आने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ इससे वर्ल्ड ट्रेड पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ट्रेड की भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और थोड़े समय के लिए हम कह सकते हैं कि एक ट्रेड टेंशन नए फॉर्मेट में हमारे सामने आ सकता है। हम लोग कल की क्लास में एक नए प्लेस के बारे में जानेंगे, एक नए क्लास के बारे में जानेंगे, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। जुड़े रहिए हमारे एकेडमी के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।